नोट्स के साथ। प्रायोरिटीज एरिया थे, प्राथमिकता के क्षेत्र थे सेंदाई फ्रेमवर्क में। इसमें प्राथमिकता के क्षेत्र रखे गए और साथ इसमें ग्लोबल टारगेट रखा गया। ग्लोबल टारगेट, टारगेट यानी कि वैश्विक लक्ष्य कि विश्व को क्या करना है। और ये जो लक्ष्य हैं ये ऐसे लक्ष्य थे जिनको, जैसे एक तो क्या हो गया, मैं आपको पढ़ना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पढ़ना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा की परिभाषा सबके हिसाब से अलग अलग हो जाएगी, इसलिए पर्याप्त अपने आप में मेजरेबल नहीं होता, मापन योग्य नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 5 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये एक मेजरेबल टारगेट है आपके लिए, राइट। तो ऐसा ही ये जो टारगेट रखे गए, ये टारगेट मेजरेबल थे। पहले हम लोग प्रायोरिटीज एरिया को समझ लेते हैं। ये प्रायोरिटीज एरिया बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, जोखिम को समझना, जोखिम को समझना, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है मतलब कि पहले कि किसी भी हादसे का क्या जोखिम हो सकता है, क्या सुभेद्यता का आकलन हो सकता है, ये चीज़ को समझना। फिर उसके बाद के जोखिम को कम करने के लिए या आपदा के जोखिम को घटाने के लिए, प्रबंधित करने के लिए जो जोखिम प्रशासन है, जोखिम गवर्नेंस जिसको कहते हैं, उसको मजबूत करना। जोखिम प्रबंधन के लिए, इसको मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, आपदा शासन, गवर्नेंस को क्या कहेंगे, शासन ही कहेंगे, मजबूत करना। जैसे गुड गवर्नेंस होता है ना, वैसे ही गवर्नेंस होता है, डिजास्टर गवर्नेंस होता है। इस तरह के गवर्नेंस, ऐसे ऐसे टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं। ये कम कैसे होगा, तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट किसमें करना पड़ेगा, जोखिम प्रबंधन में। तो लचीलेपन के लिए निवेश करना, इन्वेस्टिंग इन रिस्क रिडक्शन फॉर द रेजिलियंस। से B3, इसको कहते हैं बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, आपदा के पश्चात की जो चीज़ें हैं, आपदा के पश्चात की जो कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, वह कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, वह कंस्ट्रक्शन हमारा मजबूत होना चाहिए, पहले से बेहतर होना चाहिए, पहले से प्रभावशाली होना चाहिए, पहले से ज़्यादा जोखिम झेलने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह के बिल्ड बैक, जो वापस निर्माण करो, बेटर मतलब बढ़िया बेहतर निर्माण आप करके दीजिए। तो ये 4 जो प्रायोरिटी के क्षेत्र हैं, प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, इसी आधार पर दुनिया भर में, जैसे भारत भी अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इनको बेस बना के ही अपनी पॉलिसी बनाएगा। हाँ, इसमें ये सच है कि भारत अपने आर्थिक सामाजिक ज़रूरतों को, आर्थिक सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति का निर्माण करता है, लेकिन इनसे अलग नहीं होना, इनको भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करते हुए बाकी की सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। दूसरी तरफ 7 ग्लोबल टारगेट को हम लोग देख लेते हैं। तो जो 7 टारगेट्स, पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो टारगेट है ये कैसा है। तो टारगेट हमारा मेजरेबल, मतलब कि आपको आंकड़ों के माध्यम से ये देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है कि आपने वह टारगेट अचीव किया है या नहीं। जैसे प्रति लाख व्यक्ति में, प्रति 10 लाख व्यक्ति में, पहले अगर मान लेते हैं कि अगर 10 लाख लोग प्रभावित हुए किसी डिजास्टर से, जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा में आपदा आई, ऐसा एक हम लोग उदाहरण लेते हैं कि उड़ीसा में कोई डिजास्टर आता है और उस डिजास्टर में जो प्रभावित ज़िले हैं, उन ज़िलों की कुल 1 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होती है। 1 करोड़ जनसंख्या इससे प्रभावित होती है। अब 1 करोड़ में तकरीबन 50,000 लोगों की मृत्यु होगी, 60,000 या मान लेते हैं कि 5 लाख लोग प्रभावित हो गए, घायल हो गए, डैमेज हो गए। को चक्रवात में प्रभावित किया, उनकी कुल संख्या 1 करोड़ थी। 1 करोड़ में से 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 5 लाख लोग उससे डैमेज हो जाते हैं,
घायल हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसका टारगेट क्या होगा कि अब 1 करोड़ में से घायलों की संख्या को कम करिए, यानी कि घटाकर इसको 1 लाख तक लाना है, इसको घटाकर 10,000 तक लाना है। ये मेजर हो रहा है ना। अब अगली बार अगर चक्रवात आया और इन सारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हमने कर दिया है, तो पॉलिसी तो फिर निकल के फिर गणना करेंगे कि उन्हीं 10 जिलों से प्रभावित लोगों की संख्या को कितनी हो गई। इस बार हमने देखा कि अगर 20,000 हो गई, तो कहेंगे ना कि सब्सटेंशियल रिडक्शन है। एक अच्छी गिरावट है, एक अच्छा नियंत्रण है कि प्रभावित लोगों की संख्या, मृतक लोगों की संख्या हमारी घट रही है। आपदा को आने दीजिए। अगर मान लेते हैं बहुत बड़ी आपदा आ जाए और किसी को रत्ती भर का कोई नुकसान ना हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आने दीजिए, नेचुरल फिनोमिना है, होने दीजिए, घटने दीजिए घटना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। के लक्ष्य रखे गए। कहा गया कि जो आपदा से होने वाली मृत्यु है, मृतकों की संख्या, प्रभावित लोगों की संख्या, आर्थिक नुकसान और अवसंरचना को नुकसान। तरफ ये हमने इसको 2 कैटेगरी में बाँट दिया, ताकि आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसमें आपको जब पढ़ेंगे तो उसमें लिया हुआ है कि 1 लाख लोगों में 2030 तक, 2020 तक, 2022 तक ऐसी चीज़ें करके लिखी हुई हैं। तो टारगेट ये मान के चलिए कि टारगेट अचीव करना है 2030 तक। अब इनकी संख्या के ये वाला जो पक्ष है, ये ऐसा पक्ष है जिसकी संख्या कम करनी है ना, टू बी रिड्यूस्ड, घटाना है, कम करना है। और ये ऐसा पक्ष है, 3 ऐसे बिंदु हैं जिनकी संख्या बढ़ानी है। यानी कि आपदा से होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करना है 2030 तक। 2030 तक प्रभावित लोगों की संख्या को सब्सटेंशियली रिड्यूस करना है। यानी कि उनको हम लोग इस तरीके के इन्वायरमेंटल, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे दें कि आपदा आए तो भी उनका जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, कि वो बर्बाद होने के कगार पे कम से कम ना आ जाए। आर्थिक क्षति जो हो रही है उसको घटाने की कोशिश करनी है। और कैसे करेंगे? तो कोस्टल एरिया में अगर आप बिल्डिंग बना, एक तो पॉलिसी बना दीजिए कि कोस्टल एरिया में बिल्डिंग बनाना ही नहीं है, घर कोई नहीं बना सकता। और जो बनाएगा वो नेशनल बिल्डिंग कोड की मदद लेते हुए, उस कोड का पालन करते हुए ही अपने मटेरियल्स का यूज़ करेगा और घर का निर्माण करेगा। कितना ऊँचा घर होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए, राइट? इस तरह की चीज़ें वो करे। तो आर्थिक नुकसान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अवसंरचना को जो नुकसान हो रहा है, उसको कम करना है 2030 तक का ये टारगेट। बढ़ाना क्या है? तो ऐसे देशों की संख्या को बढ़ाना है जिनके पास अपनी पॉलिसी हो, जो आपदा प्रबंधन को लेकर अपने मेन इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ एक नई पॉलिसी लेकर आएँ और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे। ऐसे देशों की संख्या को बढ़ाएँ। जब कोई देश आपदा प्रबंधन के लिए, जैसे एक परिवार है और वह गरीब है, तो संघर्ष किसके लिए करेगा? रोटी, भोजन, मकान, इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो संघर्ष करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साइकिल के लिए संघर्ष करने लगे, कोई व्यक्ति इसलिए संघर्ष करने लगे कि हमारी स्किन खराब ना हो, टैन ना हो, धूप में निकलने से हम काले ना पड़ें, उसके लिए वह इंतज़ाम करने लगे, तो समझिए कि उसका लेवल अच्छा है, स्तर अच्छा है। कभी भी आप मज़दूर व्यक्ति को या बहुत संघर्ष करके अपना घर चलाने वाले व्यक्ति को स्किन की केयर करते हुए नहीं पाएँगे कि धूप में जा रहे हैं तो काले ना हो जाए। वो धूप में जाएगा, काला होगा तो ही उसके घर का चूल्हा जलेगा। ये धूप के सारे चौचले कब हैं? जब पेट भरा हुआ है, एक सुरक्षित घर हो, कपड़ों की व्यवस्था हो, तब स्किन जलती है, धूप खराब होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, तरह-तरह के नुकसान उसमें होते हैं।
तो जब कोई देश आपदा प्रबंधन के लिए पॉलिसी लेकर आए, इसका मतलब कि वह देश अब बहुत सारे अपने दुर्लभ कंडीशन से निकलने की कोशिश करे। आपदा प्रबंधन में वैश्विक सहयोग को बढ़ाएं, क्योंकि आपदा बेशक हो सकता है कि किसी देश विशेष को प्रभावित करती हो, लेकिन एक देश की इकोनॉमी आज के डेट में, एक देश का परिवेश आज के डेट में कई देशों से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत और हिंद महासागर में जो सुनामी आई, इसने केवल एक देश को प्रभावित नहीं किया, प्रभावित इसने मान लीजिए कि 10 देशों को किया, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ा होगा ना। 8 बिलियन का जो ऐड आया दुनिया भर से, तो किसी न किसी ने अपनी जेब से निकाल के ये पैसा दिया हो, मदद के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, रिलेशन के चलते, अपने इमोशन के चलते दिया तो है ही। तो वैश्विक स्तर पर प्रभाव इसका पड़ता है। पूर्व सूचना प्रणाली एवं सूचना की जन सामान्य तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट और टाइमली तरीके से, मतलब कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हम लोग इतना एफिशिएंट कर दें कि बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन बहुत दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुँच सके। तो ये सेंदाई फ्रेमवर्क के 4 टारगेट, 4 प्रायोरिटी के क्षेत्र, और प्रायोरिटी में क्या है, जोखिम को कम करना है, कुल मिला-जुला कर निवेश करके। जोखिम न्यूनीकरण में निवेश को बढ़ाना है, उसके लिए गवर्नेंस को दुरुस्त करना पड़ेगा, और उसके लिए बिल्ड बैक बेटर का कंसेप्ट अपनाना पड़ेगा। हमारे देश में आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाया, जो पुल अंग्रेज बना के चले गए, जो बिल्डिंग, जो इमारत अंग्रेज बना के चले गए, ये बिल्डिंग अभी तक, और अंग्रेजों तक ही क्यों सीमित रहे हम लोग। आप चोल साम्राज्य को देखिए, आप दक्षिण के साम्राज्य को देखिए, है ना, विजयनगर के साम्राज्य को देखिए, पुराने हजारों सालों, मतलब कि लगभग 1500-2000 साल पुराने मंदिर भी हमारे पास है। वे मंदिर अभी तक सुरक्षित है। कोई तो ऐसा मंदिर है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है अचानक से, जिसमें ना तो सीमेंट का प्रयोग किया गया है, ना पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। बस पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बहुत ऊंचा मंदिर बनाया गया है, और वह मंदिर आज तक रत्ती भर अपनी जगह से हिला नहीं। इमारत क्या शानदार बनावट है, क्या शानदार इंजीनियरिंग। लेकिन आज इतनी तकनीकें आने के बाद, इतना कैलकुलेशन होने के बाद, इतना एक एक चीज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बावजूद सड़क आज बनाते हैं, अगली बरसात में ढूंढना पड़ता है कि सड़क गई कहाँ। पुल बनाते हैं, उद्घाटन करने वाला व्यक्ति उसी पुल के टूटने से मर जाता है। संरचनाएं हम लोग बना रहे हैं, कहाँ आपदा प्रबंधन को चुनौती देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कम से कम अपने ध्यान में रखना चाहिए। क्या जाती है कि जो ये सिंदाई फ्रेमवर्क है, इसका टारगेट 2030 क्यों रखा गया है। बहुत साधारण सा इसका उत्तर है कि एसडीजी जो हमारे यहाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता है कि 17 गोल्स हैं, जिनके 69 टारगेट हैं। मतलब कि जैसे एक गोल है गरीबी हटाओ, नो पॉवर्टी, रिड्यूस पॉवर्टी, रिमूव पॉवर्टी, विश्व से गरीबी हटा देना। तो गरीबी हटाने के लिए क्या क्या करना होगा, उसके टारगेट है ना, उसके 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, ऐसे करके टारगेट दिए हुए हैं। तो इस 17 लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे पास तकरीबन 69 टारगेट है। एसडीजी में आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, इससे कनेक्टेड है। अगर हम लोग देखें कि अब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि सिंदाई फ्रेमवर्क बाकी के प्रोटोकॉल, संधि और समझौतों से इस रूप में अलग है कि यह विश्व की दूसरी समस्याओं पर आधारित संधि और समझौतों को साथ में लेकर चलता है, या सिंदाई फ्रेमवर्क अपने आप में सतत विकास के नींव को मजबूत करने वाला एक समझौता है। टिप्पणी कीजिए। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके पास पर्याप्त है। सिंदाई फ्रेमवर्क के बारे में से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, और एसडीजी आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोलॉजी में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। उन दोनों को बस इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यही जो इंटीग्रेट कर लेता है नंबर अच्छे लेके आता है, जो नहीं कर पाता है थोड़ी सी दिक्कत उसको हो जाती है। एक आध एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं कि एक तरफ हम लोग सिंदाई फ्रेमवर्क के कुछ टारगेट रख लेते हैं, मतलब कि सिंदाई फ्रेमवर्क, सिंदाई के लक्ष्य, जैसे लक्ष्य एक है ना कि मृतकों की संख्या को कम करना। कब मृतकों की संख्या को कम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किसी लक्ष्य में मिलता है। उत्तर है कि हाँ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और ये केवल एक ही लक्ष्य में नहीं मिलता है, बल्कि यह 2-3 लक्ष्य में आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। उससे पहले आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य आपके, तो ये देखिए जी के गोल है। वह पहला गोल है नो पॉवर्टी, व्हाइट कलर, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए।
गरीबी को खत्म करना हमारा लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य है जीरो हंगर। तीसरा लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि लिंग समानता या लैंगिक समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का पानी, जो पानी होता है उसको स्वच्छ करना ना जरूरी है। उसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी आर्थिक वृद्धि और अच्छा विकास। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइन्थ लक्ष्य है कि दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें लक्ष्य के रूप में रखी गई। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, असमानता को कम करना। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सतत शहरों का, स्मार्ट शहरों का विकास करने जैसा है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी पूर्वक प्रोडक्शन भी करना है और कंजप्शन भी करना है। क्लाइमेट एक्शन, मतलब कि जलवायु से संबंधित गतिविधि। लाइफ बिलो वाटर, जीवन के नीचे का जीवन, पानी के नीचे का जीवन। लाइफ ऑन लैंड, जमीन का जीवन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब दुनिया भर के लोगों को न्याय मिल सके, शांति से रह सकें वो लोग। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इन सभी लक्ष्यों के लिए एक वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन के सिंदाई फ्रेमवर्क के हम लोग लक्ष्यों को अगर देखें तो एक गरीबी से सीधा सीधा रिलेशन है कि भाई गरीबी नहीं रहेगी अगर, तो सिंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को हम लोग पालें। या अगर सिंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य को जैसे हम लोग अगर रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, नंबर ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, यानी कि प्रभावित होने वाली संख्या को अगर हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस जनसंख्या को हम लोग गरीबी से बाहर निकाल कर ला रहे हैं, उनको सुरक्षित समाज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुरक्षित घर देने में हम सक्षम हो जा रहे हैं, सुरक्षित भोजन देने में हम सब सक्षम हो जा रहे हैं। तो सिंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को हासिल करना अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के जैसा दिखाई देता है। फिर दूसरा टारगेट है हमारा सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, अच्छे और स्मार्ट शहरों का अगर हम विकास करें, जो आपदा रोधी शहर हों, आपदा रोधी समाज हों, समुदाय हों, तो आपदाएं आकर कुछ भी नहीं बिगाड़ लेंगी। जैसे हम लोगों ने कहा है कि जो डैमेज हो रहा है आपदाओं से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो रहा है या आर्थिक क्षति हो रही है, तो उस आर्थिक क्षति और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज को कम करने का यह लक्ष्य, इस लक्ष्य को हासिल करना होगा। फिर है क्लाइमेट एक्शन, भाई जलवायु के बढ़ते हुए प्रकोप, जलवायु के बढ़ते हुए प्रकोप या जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रकोप से बहुत सारे शहर, बहुत सारे देश प्रभावित होने वाले हैं। अगर हम लोग सिंदाई फ्रेमवर्क के गोल को अगर अचीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रख के करेंगे। जलवायु के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन के एडोप्टेशन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, बिना उसको किए हम सिंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, राइट। तो नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को अगर हम हासिल कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एसडीजी के भी, अब सारे लक्ष्य तो नहीं, कुछ कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में हम सक्षम हो जाते हैं। मृतकों की संख्या को कम करना एक लक्ष्य था। दूसरा है आर्थिक क्षति को कम करना। इकोनॉमिक लॉस को कम करना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो जीडीपी है या फिर मतलब आर्थिक क्षति का मतलब क्या हुआ कि विश्व, भारत का जितना जीडीपी है, जितनी कमाई है, जितना प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से इनकी संख्या को कम करना है। ऐसे देशों की संख्या को बढ़ाना जिनके पास अपनी पॉलिसी हो, नीति युक्त आपदा नीति, आपदा की नीति से युक्त देशों की संख्या को बढ़ाना। यह भी हमारा टारगेट, तो यह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जैसे गोल नंबर 11 था सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर या सस्टेनेबल हाउसिंग के लिए, और गोल नंबर जो 13 था जिसके लिए क्लाइमेट एक्शन जरूरी था। तो ऐसे देश अगर नीति बनाते हैं आपदा रोधी नीति, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को भी अपने ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं वो ध्यान में किसके रखेंगे, एसडीजी का लक्ष्य नंबर 11 और लक्ष्य नंबर 13 इससे सीधा सीधा मिलता है। इनसे लक्ष्य नंबर 1 एसडीजी, एसडीजी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एसडीजी गोल, तो गोल नंबर 1, 11 और 13, ये तीनों ही इससे मिलते हैं मृतकों की संख्या को कम करने से। गरीबी हटाएंगे तो ही मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी, सस्टेनेबल हाउसिंग बनाएंगे तो ही मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी, और क्लाइमेट को अपने नीति में हम लोग जगह देंगे, अपने नियम में, पॉलिसी में जगह देंगे तो ही मरने वाले लोगों की संख्या कम हो सकती है। जो आर्थिक क्षति को कम करने वाली बात है, तो आर्थिक क्षति को कम करने के लिए हमारे पास जो टारगेट है वो है लक्ष्य नंबर आपका 1 और 11 हो जाता है। 1, इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब इन्हीं तीनों चीज़ों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, अच्छा खासा पैराग्राफ बन जाता है। और इससे साबित आपको कुल मिला जुला कर ये करना है कि सिंदाई फ्रेमवर्क
बाकी के फ्रेमवर्क से अलग है। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को भी लेके चलता है और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी लेकर चलता है और आपदा प्रबंधन को लेकर भी चलता है। तो यही आपका सिंधाई फ्रेमवर्क, यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयास। देखते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन कैसा है। इसमें देखिए संरचना, देखिए संरचना से पहले एक छोटी सी आपको स्टोरी लाइन बता देते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेजों के हाथ में भारत का साम्राज्य था, भारत का शासन था। जब उनके हाथ में बागडोर, उस समय आपदा प्रबंधन कोई मेजर सेंट्रल पॉइंट तो रहा नहीं होगा, क्योंकि उनको हमारे देश को लूटना था। उनका लक्ष्य ही क्या था? लूटना। और लूटने वालों के लिए कभी कोई इमोशन काम नहीं करता है, भावनाएं काम नहीं करती हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूटने का प्रयास करेगा। आपको जिंदा तभी रखेगा जब आपके जिंदा रखने से उसको फायदा हो रहा है, अदरवाइज वो आपको जिंदा भी नहीं रखेगा। तो रिएक्टिव अप्रोच हुआ करता था आज़ादी से पहले। रिएक्टिव अप्रोच, राइट। यानी कि आपदा के बाद, आपदा एक घटना घट गई, हादसा हो गया, उसके बाद जाओ जो बच्चे होंगे उनको देख लो, भोजन पानी देना है दे, बस इतनी सी बात होती है। 1947 तक यही व्यवस्था बनी रही। राज्यों में भी एक नियुक्त होता था, इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था, लेकिन उसका काम भी यही था कि आपदा के बाद की स्थिति का जायजा लेना और आपदा के बाद जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार जो बचे हुए लोग हैं उनको मैनेज करना, उनको भोजन वोजन दे के जिंदा रखना, ताकि उनसे गुलामी करवाई जा सके। स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखें, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद तो ये अप्रोच बना रहा, रिएक्टिव अप्रोच बना रहा। अप्रोच बना रहा। के बाद, इसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आता चला गया। आपदा प्रबंधन को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया क्योंकि आपदा के नाम पे हमारे पास दो ही घटनाएं थी, एक बाढ़ थी, एक सूखा था। बाढ़ और सूखे में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो समुदाय था वो किसान था, इसलिए इसकी तरफ बहुत सारे लोग ध्यान तो देते नहीं थे। तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन रखा गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे लातूर में भूकंप आया, जैसे भूस्खलन की घटना हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में 99 में सुपर साइक्लोन आ गया। इससे पता चला कि भाई एग्रीकल्चरल मिनिस्टर या कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन ठीक से काम नहीं कर सकता। तो फिर 2002 के आसपास इसको मतलब एक हाई लेवल कमेटी कह सकते हैं या उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को रखा गया। लेकिन जो 2001 का भूकंप था भूज का, उस भूकंप ने सारे मिथ तोड़ दिए और उसने बताया कि भाई आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग से एक संस्था होनी चाहिए, डेडिकेटेड संस्था होनी चाहिए। कि काम चलाओ चीज़ों से काम नहीं चलेगा, कि मतलब कि साइड बाय साइड बिजनेस आप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको आपदा प्रबंधन करना है तो प्रॉपर तरीके से उस पर फोकस्ड होना चाहिए। तो ये करते करते 2005 में हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लेके आते हैं, DMA, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या आपदा प्रबंधन अधिनियम लेकर आते हैं। और उस अधिनियम के अंतर्गत हमने जो जो काम किया है, हमने क्या किया कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत हम NDMA का गठन करते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो आपदा प्रबंधन के लिए देश में सबसे एपेक्स या सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है। और शीर्ष संस्था ये, यह केंद्र स्तर पर कार्य करती है और इसके कार्यकारिणी जो प्रमुख होते हैं वह प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, पदासीन प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो 2005 से पहले हमारा अप्रोच क्या था? मोटे तौर पे रिएक्टिव था, कि आपदा आ गई जी, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है। कुछ राहत कार्यों का वितरण कर दिया, कुछ मुआवजे की घोषणा कर दी। लेकिन 2005 के बाद, क्योंकि 2005 तक हम लोगों ने सुपर साइक्लोन का दंश झेल लिया, हम लोगों ने भूज के भूकंप को देख लिया, हमने लातूर के भूकंप को देख लिया, हमने मालपा के भूस्खलन को देख लिया। ये सारी घटनाओं ने हमारी आंखें खोल दी और उसके बाद पता चला कि नहीं केवल बाढ़ और सूखे तक ही सीमित नहीं है मामला, यह मामला तो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में फैलता जा रहा है। और इसके लिए हम एक डेडिकेटेड
एजेंसी चाहिए, वह अथॉरिटी एनडीएमए के रूप में आती है। उसके लिए एक्ट अधिनियम पास किया गया 2005 में, तो जो जनवरी 2006 से क्रियाशील होता है। इन्फोर्स कब होता है? 2006 के जनवरी से। तो 2006 से ये कार्यरत है डीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और इसी एक्ट के तहत अब हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन का काम किया जाता है। जो कोविड महामारी में एक महामारी अधिनियम लगाया गया है 1897 का, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कई धाराएं चल रही हैं, जैसे धारा 51 से लेकर लगभग 60 तक एक्टिव है, जिसमें अधिकारियों जिसमें क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कोविड के दौरान अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक अधिनियम हो गया, इसकी कई सारी धाराएं होती हैं, किसी धारा में परिभाषा लिखा होगा, किसी में इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा, किसी में कैसे प्रबंधन होगा। ऐसे ही 51वीं धारा में 51 में लिखा हुआ है कि कोई गलत अफवाह ना फैलाए, मतलब अलग अलग धारा में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कोई अगर ड्यूटी करते समय ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ज़रूरी सामान की कोई कालाबाजारी करता है तो उस धारा के अंतर्गत उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। किसी के अफवाह फैलाने से अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इस समय देश में हमारे चल रहा है। तो अब देखते हैं संरचना। ये संरचना किस पर आधारित है? 2005 के डीएमए एक्ट पर आधारित है। पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। प्रमुख बातें इसकी जो हो सकती हैं उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। क्या है ये कि अब जो प्रबंधन का अप्रोच है, प्रबंधन का उपागम प्रतिक्रिया वादी के बजाय क्रियात्मक के बजाय आपदा पूर्व होगा। प्रबंधन की जो संरचना होगी त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय कौन कौन सी होगी? तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। केंद्र स्तर पे एनडीए में होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राज्य स्तर पे एसडीए में होगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जिले स्तर पर डीडीए में होगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए के मुखिया प्रधानमंत्री, एसडीएमए के मुखिया मुख्यमंत्री और डीडीएमए के मुखिया कोई आयुक्त हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, इस तरह के लोग होंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का प्रयोग किया गया जो विश्व स्तर पर किया जाता है। फिर तकनीक का प्रयोग किया जाना है। इसमें एनआईडीएम, एनडीआरएफ जैसी संस्थाओं का गठन किया जाएगा। राइट, तो इस तरह की कई सारी बातें इस आपदा प्रबंधन अधिनियम में कही गई। अब इसके अनुसार अगर हम लोग आपदा प्रबंधन की संरचना को भारत में देखें तो भारत में आपदा प्रबंधन की संरचना कैसे दिखाई देती है, देखिए। बस एक एनईसी होगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल या राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद, एक हो गया। दूसरा इसके पास एडवाइजरी होगा। तीसरा एनआईडीएम। चौथा एनडीआरएफ। केंद्र सरकार के पास इतने सारे संसाधन हैं आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए, आपदा प्रबंधन से लड़ने के लिए। देखिए, वैसे तो इनका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, पीएम, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले काम तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री को काम करने के लिए बाकी सारे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये सहयोग कहाँ से मिलता है? नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, कार्यकारिणी परिषद से। इस कार्यकारिणी परिषद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों को शामिल किया जाता है। जैसे अगर कोविड चल रहा है तो कोविड में हमारी जो मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, कौन सी होगी? तो वह एक्टिव होगी हेल्थ मिनिस्ट्री। जंगल में आग लग गई तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। इसी तरीके से कहीं पर भूस्खलन आ गया तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, वह जिम्मेदार है। राइट, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के नोडल जो मिनिस्ट्री होते हैं, रेल दुर्घटना हो गई तो रेलवे मिनिस्टर, वायुयान दुर्घटना हो गई तो आप देखेंगे कि
एविएशन मिनिस्टर जो हमारे उड्डयन मंत्री होंगे, उनको फ्रंट पे आना पड़ता है। मतलब कायदे से वैसे तो अगर प्रधानमंत्री को बार-बार टीवी पर, रेडियो पर आने का शौक है, तो प्रधानमंत्री आ सकते हैं। लेकिन कायदे से हर आपदा के लिए एक ज़िम्मेदार विभाग का होना ज़रूरी है और ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके मुखिया, चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कार्यकारिणी परिषद में विभिन्न मतलब कि जो आपदा से संभावित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के सचिव और मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाता है। अब बाढ़ सूखे के केस में क्या होगा भाई? तो एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रभावित होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की भूमिका बढ़ जाती है। मतलब इनको सलाह देने वाले लोग होंगे। एनआईडीएम का मतलब होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एनआईडीएम एक अपने आप में बहुमुखी या बहुआयामी संस्था है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच वाली संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि देश भर में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आपदा से लड़ने के लिए क्षमता का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ऐसे पर्सनल को तैयार करना, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना जो आपदा के समय सेवा कर सकें, राइट? ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना उनको विभिन्न आपदाओं की मॉक ड्रिल अभ्यास करवाना। जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर इलाज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके प्रति उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे ही आपदाओं के लिए प्रशिक्षण का काम यह एनआईडीएम ही करता है, जो मुख्य रूप से कुल मिलाकर क्या करता है? क्षमता निर्माण करने का काम करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करता है। जब इसके पर्सनल तैयार हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो एनडीआरएफ, मतलब यही नहीं, एनडीआरएफ में और भी दूसरे लोग शामिल होते हैं, लेकिन एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो आपने देखा होगा कि एक विशेष प्रकार के पोशाक पहनकर, विशेष प्रकार का ड्रेस पहनकर बाढ़ में इतने पानी में घुसे हुए हैं, रस्सियों पे चल रहे हैं। ये एनडीआरएफ के सारे कार्यकर्ता होते हैं, सारे कर्मचारी होते हैं, एनडीआरएफ के सदस्य होते हैं। ये लोग ट्रेंड हैं, इनको शिक्षा दी जा चुकी है, इनको प्रशिक्षित किया जा चुका है कि किस तरह की स्थिति में कैसे व्यवहार करना है। ये मिनिमम संसाधन में सर्वाइव करने के लिए, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ब्लैक कमांडो होते हैं हमारे, जैसे कि हाई लेवल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हमारे यहाँ, एसपीजी सुरक्षा किसी को दी जाती है ना, तो उस तरह से वो लोग अलग से ट्रेनिंग करते हैं। जैसे जो मामले पुलिस से नहीं संभलते, उसके लिए सेना बुलाई जाती है, सेना से नहीं समझते तो उनके ऊपर के ट्रेंड ऑफिसर्स को या कमांडोज को बुलाया जाता है। तो एनडीआरएफ के लोग ट्रेंड होते हैं कि भूकंप के दौरान कैसे करना है काम, बाढ़ के दौरान कैसे करना है काम, वो ट्रेंड पर्सनल होते हैं। और जब इस तरह के ट्रेंड प्रशिक्षित लोग हमारे पास रहेंगे, तो किसी आपदा से लड़ने में मदद मिलती है, तो क्षमता निर्माण का यहाँ पर प्रयोग होता है। यह इंस्टीट्यूट है और यह उनका रिफ्लेक्शन है। लेवल पे होता है एसडीएमए। एसडीएमए के मुखिया होंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर साहब। इनके पास भी यही सब संरचनाएं होती हैं। एसीसी, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे स्टेट में जो मिनिस्ट्री होगी उसके मिनिस्टर, जहाँ पर आपदाएं आ सकती हैं। अब स्टेट में रेलवे मिनिस्ट्री तो होती नहीं है, तो स्टेट के रेलवे मिनिस्टर नहीं होंगे शामिल, उड्डयन मंत्री नहीं होंगे शामिल, लेकिन परिवहन मंत्री हो सकते हैं।